नमस्कार। मैं हूं मनीष मिश्रा और आप देख रहे हैं जागरण न्यू मीडिया का लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपके फायदे की। और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी पर। क्रिप्टो करेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के सीईओ पंकज मुटपाल जी। पंकज जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। दर्शकों को हम बताते चलें कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। सर, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्हें क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी नहीं, उन्हें आप इनके बारे में विस्तार से बताएं। बिल्कुल मनीष जी, देखिए, क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए उससे पहले समझते हैं क्रिप्टोग्राफी क्या है। बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी है ये क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है। करेंसी तो हमें पता है कि जैसे हम रुपया, पैसा या डॉलर जो भी है वो एक फिएट करेंसी होती है, किसी भी नेशन की करेंसी होती है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है ये बेसिकली क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है। अब क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? यानी कि हम किसी लैंग्वेज को जब लिखते हैं और वो ऐसी स्क्रिप्ट में लिखी जाए कि जिसके लिखी गई वही समझ पाए उसे, तो वो आपकी क्रिप्टोग्राफी होती है, जिसको हम हिंदी में कूट लिपि भी कह सकते हैं। तो कूट लिपि मतलब ऐसी लिपि, ऐसी स्क्रिप्ट जो उसको ही समझ में आए जिसके लिखी गई है। तो यानी कि कोड में ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है जो इसको रखेगा, जिसके जो ट्रांजेक्शन करेगा जिसके पास है वही उसे समझ पाएगा। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक तरह से है तो डिजिटल करेंसी, लेकिन डिजिटल करेंसी तो ऐसी भी है कि आप अगर अपने ई वॉलेट से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी डिजिटल करेंसी है। लेकिन वो आपकी जो फिएट करेंसी है, जो आपकी कंट्री करेंसी है, उसी को आप हार्ड करेंसी में, रुपए पैसे में मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं बल्कि ऑनलाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये कोड के रूप में करेंसी डेवलप की गई है और उसका आदान प्रदान किया जाता है। उससे आप सर्विसेज या कोई गुड्स बाय करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं चीजों के आदान प्रदान के लिए। लेकिन ये कोड वर्ड में एक लैंग्वेज लिखी हुई है। जी। कहते हैं कि ऐसा मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आप बताएं जिसपे कि ये क्रिप्टो करेंसी आधारित है। बिल्कुल, देखिए, ब्लॉकचेन को ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो है कोड में लिखी हुई है। अब ये जो ट्रांजेक्शन है ये कितने हाथों से निकले, कितने लोगों ने ट्रांजेक्शन किया, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। आप ये मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक घर खरीद रहा है, तो जब वो घर खरीदता है किसी ऑलरेडी जिसके पास घर है, मतलब आप बिल्डर से नहीं खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि किसी ने ऑलरेडी घर खरीदा है, आप उससे खरीद रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मुझे इसका चेन ऑफ डॉक्यूमेंट दीजिए, चेन ऑफ एग्रीमेंट दीजिए कि आपने किससे खरीदा, उसने किससे खरीदा, उसने पहले किससे खरीदा था। तो इस तरह से क्या होगा, चेन ऑफ एग्रीमेंट होगा। तो ये जो चेन ऑफ एग्रीमेंट है ये बताएगा कि ये इससे पहले किससे खरीदा गया था, किसका रिकॉर्ड है। अब अगर ये चेन ऑफ एग्रीमेंट ना हो तो कई बार ऐसा भी होता था, आपने देखा होगा पहले, कि एक प्रॉपर्टी कई लोगों को बेच दी जाती थी। अब तो खैर सरकार ने, क्योंकि प्रॉपर्टी की मैं बात करूं समझाने के लिए, कि यहाँ पर डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करने स्टार्ट कर दिए हैं। इसके लिए ओवर ट्रांजेक्शन उसका पॉसिबल नहीं है। नहीं तो पहले कई बार सुनने में आता था कि एक ही जमीन कई लोगों को बेच दी गई, उसकी रजिस्ट्री कई के नाम पे हो जाती थी, तो दूसरा व्यक्ति कहता था मेरे नाम पे रजिस्ट्री ऑलरेडी है इसकी। लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज जब हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लॉकचेन की, तो इसमें ऐसे है कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स एक ब्लॉक चेन, तो ब्लॉक बनाए गए हैं और उसकी चेन मेंटेन की गई है। तो आपको मालूम है कि ये करेंसी जो है वो कहाँ कहाँ से किस किस के पास में है, इसके रिकॉर्ड डिजिटली अवेलेबल हैं। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि डिजिटल लेजर एक तैयार किया गया है और इस लेजर में सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन हैं। ये एक ब्लॉकचेन हो गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से क्रिप्टो करेंसी जो है वो ट्रांसपेरेंट है और सिक्योर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें दो चीजें, दो टर्म आते हैं, एक क्रिप्टो करेंसी है और एक एनएफटी है। इन दोनों में फर्क क्या है? बिल्कुल, देखिए, क्रिप्टो करेंसी मैंने बताया कि जैसे कि एक कोड वर्ड में आपके लिखी हुई एक लैंग्वेज है, उसमें एक करेंसी जनरेट की गई है। और जब हम बात करते हैं एनएफटी की, एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन। अब इसको भी उदाहरण के साथ समझाता हूँ सिंपल भाषा में।
मान लीजिए कि आपने और मैंने मार्केट में जाकर एक डायरी परचेज की, सेम ब्रांड की डायरीज है, आपने बाय की, मैंने बाय की, दो डायरीज जो है वो आइडेंटिकल हैं। जब तक हमने उसमें कुछ लिखा नहीं है, हम दोनों उसको एक्सचेंज भी कर ले तो फर्क नहीं पड़ता है, सेम है। यहां तक कि कोई और व्यक्ति भी उस दुकान से उस ब्रांड की डायरी बाय करता है, वो भी सेम होगी। तो ये क्या, फंजिबल है, दोनों मतलब आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम है, सारी डायरीज एक सेम ब्रांड की सेम है। लेकिन मैंने अपनी डायरी पर नाम लिख दिया, आपने साइन कर दिए और उसमें कुछ बातें भी लिख दी। अब ये क्या हो गया, नॉन फंजिबल हो गया। ये मतलब बिल्कुल आपकी डायरी से मेल नहीं खाती, ये एक यूनिक चीज है। तो जब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी फंजिबल है। अगर आपके पास बिटकॉइन है या मेरे पास बिटकॉइन है, वो सेम है, दोनों की बिटकॉइन सेम है, उसकी वैल्यू सेम है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन फंजिबल टोकन की, एनएफटी की, तो वो अपने आप में यूनिक है। यानी कि मेरे पास यदि कोई एक डिजिटल असेट है, कोई पिक्चर है इवन, वो यूनिक है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, तो वो एनएफटी एक ही हो सकती है, दो लोगों के पास सेम एनएफटी नहीं हो सकती। एनएफटी का भी कारोबार किया जाता है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मैंने एग्जांपल दिया डायरी का कि अब मैंने उसे साइन कर दिया, वो यूनिक हो गई। इसी तरह समझ लीजिए कि मेरे पास भी कोई एसेट है जो कि यूनिक है, वो डिजिटल एसेट है, यूनिक है, किसी और के पास नहीं है, और मैं उसको बेचता हूँ किसी और को, उसके प्राइस लेता हूँ, फिर वो व्यक्ति किसी और को उसे बेचता है। तो इस तरह से जो एनएफटी है वो नॉन फंजिबल टोकन है, डिजिटल एसेट है, और उसको भी क्योंकि आप डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बेच सकते हो, खरीद सकते हो, वो थोड़ा अलग है। हम बिटकॉइन की जब बात करते हैं या क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, तो वहां पर हम क्रिप्टो करेंसी को एक करेंसी के रूप में यूज कर रहे हैं, और उससे हम गुड्स या सर्विस बाय कर रहे हैं, उस चीज के लिए भी यूज किया जाता है। हालांकि लोग सिर्फ ट्रेडिंग के लिए उसको यूज कर रहे हैं कि ट्रेड किया, मेरे पास है, किसी और को बेचूंगा और वो व्यक्ति किसी और को बेचेगा। बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो करेंसी का होता है कि उस करेंसी से आप सर्विसेज और गुड्स बाय करते हैं, तो वो एक करेंसी का पर्पज है। बट हम एनएफटी की बात करते हैं तो एनएफटी मतलब एक यूनिक असेट है किसी के पास, और वो व्यक्ति डिमांड के हिसाब से उसे बेचता है और उससे पैसे अर्न करता है। आपने ट्रेडिंग की बात की, तो शेयर मार्केट की ट्रेडिंग तो हम सब जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंजेस पर होती है, और स्टॉक एक्सचेंज भी एक खास नियमन के दायरे में आता है, उसको रेगुलेट किया जाता है। सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो कैसे होती है? जी, देखिए, स्टॉक मार्केट तो बहुत अच्छी तरह से रेगुलेटेड है, नियम बने हुए हैं, उन नियमों के तहत आप उसको ट्रेड करते हैं। इवन जब आप शेयर बेचेंगे तो कितने दिन में आपके अकाउंट में पैसा आएगा, ये सब भी डिफाइंड है। और आपके पास यहाँ पर एक्सचेंजेस से लेकर और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जैसा रेगुलेटर है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो ये अनरेगुलेटेड है, कोई रेगुलेशन तय नहीं है, कोई नियम तय नहीं है। लेकिन इसके भी कुछ ब्रोकर्स कह सकते हैं, या जो अपने आप को एक्सचेंजेस कहते हैं बेसिकली, तो उन प्लेटफॉर्म पर इसकी ट्रेडिंग होती है। क्योंकि अब आपके पास बिटकॉइन है या डॉज कॉइन है, कोई भी आपके पास में इस तरह का मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी है, और मुझे परचेज करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में ये है भी नहीं। तो ऐसे कुछ एक्सचेंजेस या प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जो इसकी ट्रेडिंग कराते हैं, आपने अकाउंट ओपन करते हैं वहां पर। तो ये भी एक तरह से एनोनिमस ट्रांजेक्शन होता है, आपको नहीं पता कि कौन बेच रहा है, लेकिन या कौन खरीदने वाला है। तो जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है कि आप ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और वहां पर आप अपना ऑर्डर पंच करते हैं और आपको वो स्टॉक मिल जाता है या सेल हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी भी ट्रेड होती है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म्स है, ना तो प्लेटफॉर्म और ना ही ये करेंसीज इंडिया में रेगुलेटेड है। हाँ, कुछ कंट्रीज ने डेफिनेटली इन्हें रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इंडिया में ये रेगुलेटेड नहीं है। अच्छा, क्रिप्टो की दुनिया में जो माइनिंग वर्ड यूज होता है, ये माइनिंग किस लिए यूज किया जाता जी, माइनिंग का मतलब है कि आपको और उस ब्लॉकचेन में और यूनिट्स ऐड करनी है और आपको करेंसी ऐड करनी है। जैसे कि हम अगर उदाहरण ले लें बिटकॉइन का ही, क्योंकि सबसे पुरानी मेरे हिसाब से ये क्रिप्टो करेंसी है, तो है? यहाँ पर एक मालूम है कि 21 बिलियन बिटकॉइंस माइन किए जा सकते हैं, वो पहले से फिक्स है। तो अब एक
पजल को सॉल्व करके जो माइनर होते हैं, जैसे जब आप गोल्ड माइनिंग करेंगे तो क्या करेंगे, जमीन की खुदाई करेंगे और वहां से सोना ढूंढेंगे, निकालेंगे। लेकिन जब यहां पर हम क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की बात करते हैं तो ये, क्योंकि कोड है कंप्यूटर द्वारा जनरेट किया जाता है, तो यहाँ पर एक हाई एंड कंप्यूटर्स, या जहां पर जीपीयूज हैं कंप्यूटर में, यानी कि हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग है, उन कंप्यूटर्स के जरिए आप उन पजल्स को सॉल्व करते हो और आप उस ब्लॉकचेन में और क्रिप्टो करेंसी ऐड करते हो। तो माइनिंग का मतलब ये हुआ कि बिटकॉइन ऑलरेडी है, बट मान लीजिए आज की तारीख में 90% ऑलरेडी माइनिंग हो चुकी है, लेकिन अब जितना बचा हुआ है, इस तरह से डे बाय डे जो एक्सपर्ट्स हैं वो माइनिंग करके क्रिप्टो करेंसी जनरेट कर रहे हैं उस ब्लॉकचेन में, जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन बनी हुई है उसमें और बिटकॉइन ऐड कर रहे हैं। लेकिन एक लिमिट के बाद वो पॉसिबल नहीं होगा, उसके बाद जितने बिटकॉइंस हैं सिर्फ वही ट्रेड हो पाएंगे, नए बिटकॉइन उसमें ऐड नहीं होंगे। यही बात बिटकॉइन ही नहीं, बाकी जैसे डॉज कॉइन है या इथेरियम है उनके लिए भी यूज होती है। एक महत्वपूर्ण बात कि जो शेयर है, स्टॉक जिसको हम कहते हैं, जिसकी हम ट्रेडिंग करते हैं, हम जानते हैं कि कंपनी का मुनाफा कितना हुआ, उसकी डिमांड कैसी है उन शेयरों की, उसके आधार पर उसकी कीमतें घटती बढ़ती। क्रिप्टो करेंसी की कीमतें कैसे प्रभावित होती, मतलब उनमें जो उतार चढ़ाव देखा जाता है, कैसे आता है ये उतार चढ़ाव? दूसरा कि इनका अंडरलाइंग वैल्यू या अंडरलाइंग एसेट कुछ नहीं होता, जी तो फिर बिल्कुल मनीष प्राइसेस जी, जो है। जी। बिल्कुल मनीष जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने जो बात की कि क्रिप्टो माइन कैसे होगा या वो क्या है, वो एकेडमिक नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर्स जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्हें ये बात बहुत जरूरी समझनी चाहिए। कई बार जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं वो इसे शेयर मार्केट से कंपेयर करने लगते हैं कि शेयर मार्केट जैसा ही है, लेकिन जबकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा फर्क है। फर्क ये होता है, उदाहरण के तौर पर आपने आज रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर बाय किया, मैं अगर स्टॉक की बात करूं, तो आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री एक एक इंडस्ट्री है, कंपनी है, उस कंपनी का बिजनेस है, वहां पर एम्प्लॉइज हैं, वो क्या करती है, उनके पास असेट हैं, चाहे हम उनके बिल्डिंग्स की बात करें, ऑफिस बिल्डिंग की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें या उनकी मशीन्स की बात करें, उनके पास में पूरा एक सिस्टम है, उनके पास असेट्स है। अब उस कंपनी ने शेयर जारी किए उस कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से, वो शेयर ट्रेड होता है। अब कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। हाँ, इसमें एक चीज और भी होती है, डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर शेयर की डिमांड ज्यादा बढ़ने को न्यूज आ जाती है, हालांकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा नहीं है, लेकिन मान लीजिए न्यूज आ जाए कि रिलायंस इंडस्ट्री को तेल का कुआं और मिल गया है, या कुछ ऐसी न्यूज आती है कि आपको मालूम चलता है कि बड़ा ऑर्डर मिला है उन्हें जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी और शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो वो एक चीज है कि डिमांड की वजह से शेयर का प्राइस बढ़ा, बट दूसरी चीज है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा इसके लिए शेयर का प्राइस बढ़ गया। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि कोई व्यक्ति ये पूछे कि क्या रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर जीरो हो सकता है, तो वो होना नामुमकिन है। मैं तो ये कहूंगा मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि यदि रिलायंस का प्रॉफिट बिल्कुल घटने लगे और वहां पर डिमांड ना भी हो, तो उनके पास जो असेट्स हैं वो असेट बेच के कुछ पैसा तो आएगा। तो इस तरह से जो शेयर की हम बात करते हैं वहां पर अंडरलाइंग असेट होते हैं, तो यदि कंपनी लिक्विडेट भी होती है तो उन एसेट्स को सेल करके कुछ पैसा आएगा, जिससे आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ कमाई हो सकती है। बट जब बात करते हैं यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की, यहाँ पर अंडरलाइंग असेट कुछ भी नहीं है। तो कुछ जो हम बात कर रहे थे कि मुनाफा होगा कंपनी का, उससे आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा, ऐसा यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। यदि ज्यादा लोग बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसी बाई करना शुरू करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, बेचने वाला व्यक्ति अपना प्राइस बढ़ाता जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। कल को यदि लोग यहाँ पर खरीदना बंद कर दें या ज्यादा बिकवाली आ जाए, तो ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आ जाएगा, और ये प्राइस यहाँ पर जीरो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अंडरलाइंग असेट कुछ है ही नहीं, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। जब तक डिमांड एंड सप्लाई है तब तक ये होता रहेगा। जिस दिन यहाँ पर डिमांड जीरो हो जाए, यदि लोग खरीदना बंद कर दें, तो इसका अंडरलाइंग असेट कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू नील हो सकती है। आपने बहुत अच्छे से समझाया लोगों को।
अब कई देशों ने सर क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी है कि आप इससे मतलब लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन जो है वो लीगल बना दिए। दूसरी तरफ कई देशों में ये प्रतिबंधित भी है। जो इससे जुड़े हुए जोखिम है, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े जो रिस्क हैं, उनके बारे में आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल। देखिए, जहां तक क्रिप्टो से सामान खरीदने का सवाल है कि आप इसको क्रिप्टो करेंसी करेंसी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आपने बाय किए हुए हैं कुछ क्रिप्टो करेंसीज, और उनसे उन कंट्रीज में जहां पर कुछ चीजें खरीदी बेची जा सकती हैं, आप खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब वहां पर रिस्क क्या है कि आपके क्रिप्टो का अगर प्राइस घट गया, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर उसने उसका प्राइस उस कंट्री की करेंसी, डॉलर हो या आईएनआर हो, उसमें फिक्स किया हुआ है, और आपको चॉइस दी हुई है कि आप क्रिप्टो में भी इसका पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस डॉलर के आगे क्रिप्टो का प्राइस काफी कम हो गया, तो इसका मतलब आपको सेम गुड्स बाय करने के लिए ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज देनी होंगी। जैसा हम डॉलर और आईएनआर के केस में देखते हैं कि अगर हमारा आज रुपया गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो गया है, तो हमें अब कोई चीज अगर डॉलर में खरीदनी है तो हमें ज्यादा रुपए उसके लिए खर्च करने होंगे। ऐसा ही वहां पर अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो हमें वो गुड्स या सर्विस बाय करने के लिए ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज खर्च करनी पड़ेंगी, यदि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। तो एक तो रिस्क ये है। दूसरी बात, हम ट्रेडिंग की बात करते हैं कि अधिकतर लोग जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, वो ये इस हिसाब से नहीं करते कि हमें कोई सामान खरीदना है। वो तो ये सोचते हैं कि मैंने आज खरीद लिया, कल इसका प्राइस बढ़ जाए तो मैं इसको बेच दूं हायर प्राइस पर। तो यहाँ पर जितने प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, उतने ही प्राइस घटने के चांसेस भी हैं। शेयर मार्केट में आप 10% शेयर का प्राइस नीचे होता है तो आप डर जाते हैं और सोचते हैं कि काफी गिरावट आ गई है, लेकिन यहाँ पर गिरावट 50% भी आ सकती है, उससे ज्यादा भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई अंडरलाइंग असेट नहीं है। जहां कोई नेगेटिव न्यूज आई, इसका प्राइस गिरना स्टार्ट हो सकता है और बढ़ भी उसी हिसाब से सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से काफी बड़ा रिस्क होता है। और दूसरी बात यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें जहां पर ये रेगुलेटेड नहीं है, अगर सरकार किसी वक्त इस पर प्रतिबंध लगा दे, क्योंकि बहुत सारी कंपनी, चाइना की बात करें, इराक की बात करें, तो वहां पर ऑलरेडी ये बैंड है। तो इंडिया में क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं है, लेकिन ये लीगलाइज भी नहीं है, रेगुलेटेड भी नहीं है, तो ऐसे में यदि सरकार इस पर रेगुलेशन लेके आती है और बोलती है कि हम, हो सकता है अपना खुद का हम खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे, लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग है इन्हें हम इंडिया में ट्रेड नहीं होने देंगे, तो आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी? वो वैल्यू एक दिन में जीरो भी हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, स्पेशली इंडिया में, आपको ये समझना चाहिए। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं और उनसे मान लीजिए उन्हें मुनाफा होता है कुछ, तो सरकार उस पर कैसे टैक्स लगाती बिल्कुल, आप देखिए इस बजट में आ, ये बात सरकार ने तय कर दी है कि क्रिप्टो करेंसी में आपके हाईएस्ट रेट यानी कि 30% के रेट से आपको टैक्स चुकाना होगा। और जब भी आप उसको मतलब बेचेंगे, उस वक्त पर जो भी पैसा आपको मिलेगा उस पूरे के ऊपर, यानी कि बाकी चीजों में कैसे होता है, या तो आपका कैपिटल गेन होता है, तो जो गेन होता है उसके ऊपर आप टैक्स चुकाते हैं, या हैं? फिर अगर हम एफडी की बात करें, जो इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर आप टैक्स चुकाते हैं। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। आपका जो यहाँ पर गेन होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगा। जैसे कि बैंक का इंटरेस्ट भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, लेकिन बैंक का इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स पेयर की इनकम में जुड़ जाता है, और जिस रेट से जो रेट एप्लीकेबल है उस इंडिविजुअल को, उस हिसाब से वो टैक्स चुकाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर यदि आपकी 50,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने क्रिप्टो करेंसी बाय की, और बेचते समय आपको सिर्फ 25,000 ही मिले, तो उस 25,000 के ऊपर भी आपको 30% का टैक्स पे करना होगा। तो ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो टैक्स है, वो जो भी पैसा आपको मिलेगा बेचते वक्त, उसके ऊपर आपको हाईएस्ट रेट से टैक्स चुकाना होगा। हाँ, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर। और आपने ये भी बताया है कि क्रिप्टो करेंसी में किस किस तरह के जोखिम है। आपने ये भी बताया कि उसमें अंडरलाइंग ऐसे कुछ भी नहीं होता। तो अब जो एक रिस्क आपने बताया, वो बहुत भारी है क्रिप्टो करेंसी में। तो हम चाहेंगे कि जो लोग क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं अभी ज्यादा गेन के लिए, उनको आप क्रिप्टो से इतर, क्रिप्टो से अलग कुछ बेहतर ऑप्शन भी बताएं। बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो यह है कि कई बार मैंने पहले भी इस पर चर्चा की है कि क्रिप्टो क्यों रिस्की है, लेकिन लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो उनको सुनने में अच्छा लगता है। तो कई इन्वेस्टर्स
जो या ट्रेडर्स जो क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, शायद उनको ये लगेगा कि नहीं यहाँ पे अच्छी चीज है। कभी शेयर मार्केट को भी ऐसा ही कहा जाता था और आज शेयर मार्केट में लोग अच्छा मुनाफा बनाते हैं, या हो सकता है कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव रहा हो क्रिप्टो को लेकर, उनका यहाँ पे पैसा बना भी हो। बट मेरा सिर्फ यहाँ पर मकसद ये है कि दोनों अलग चीजें हैं, आप दोनों को आपस में नहीं मिला सकते हैं। क्रिप्टो अपने आप में, क्योंकि इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, अंडरलाइंग असेट नहीं है, तो ये अलग चीज है। अब यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि क्योंकि मैंने कभी क्रिप्टो में मैंने कभी बाय नहीं किया है, मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, और मैं पर्सनली लोगों को सलाह देता हूँ कि आपको जब तक आपको बहुत ही रिस्क लेना है कि ठीक है मेरा पैसा जीरो हो जाएगा तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर मुनाफा हुआ तो मैं इसमें कमाऊंगा, तो अलग चीज है। लेकिन मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास अलग अलग असेट्स हैं। आप चाहे तो आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में कीजिए, आप गोल्ड सिल्वर में कीजिए, या आप शेयर्स में कीजिए। और अलग अलग असेट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। बट स्पेशली हम लॉन्ग टर्म की बात करें, और ऐसे इन्वेस्टर्स जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके रिस्क ले सकते हैं, उन्हें तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो तो डेफिनेटली उतना रिस्क लेने के बारे में सोच ही सकते हैं। मतलब क्रिप्टो में यदि आपको रिस्क नहीं लगता है, तो इक्विटी में तो आपको रिस्क फिर नहीं लगना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना, या अच्छे डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, ये सलाह मैं हमेशा दूंगा और इसके साथ रहूंगा कि लॉन्ग टर्म में यदि आपको पैसा बनाना है तो आप अच्छे शेयर्स बाय करके और अच्छे म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, इन असेट्स क्लास में भी हम बहुत लंबे समय से इन्वेस्ट करते आए हैं। ये अपने आप में अच्छी चीजें हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगेन, जिन दर्शकों को, जिन इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि वो अपने रिस्क पर क्रिप्टो में ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं, उनकी अपनी चॉइस है। जैसे आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी है। हमारे एक्सपर्ट पंकज मटपाल जी ने आपको क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी जानकारियां काफी विस्तार से दी है। हमें भरोसा है कि आप इसके आधार पर सही निर्णय लेंगे। जागरण डायलॉग्स का यह कार्यक्रम आप दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और इसका आलेख जागरण.com पर पढ़ सकते हैं। पंकज जी, आपका और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।